सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में मैथ्स का जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर। पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर में जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि ये भी क्या है, अभी तक जितने भी हम नंबर पढ़े थे उनसे एक बड़े नंबर वाला सेट है। अभी तक हमने किन किन नंबर्स को पढ़ा था वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के एग्जांपल्स क्या थे? नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होके 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा था। अच्छा, ये जितने नेचुरल नंबर्स थे इनको पॉजिटिव नंबर्स भी कहा जाता है। तो ये दो चीजें हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या कहे जाते हैं? पॉजिटिव नंबर्स कहे जाते हैं। और ये 1 से स्टार्ट होके कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक। दूसरा नंबर आया होल नंबर। होल नंबर में क्या था कि होल नंबर में जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, यानी इसमें जीरो था 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तीसरा जो नंबर आया वो हमारा आया इंटीजर। इंटीजर नंबर जो थे उसमें क्या था? निगेटिव नंबर्स थे। कौन से नंबर थे? निगेटिव नंबर्स थे प्लस होल नंबर। निगेटिव नंबर प्लस होल नंबर। अब इसके एग्जांपल्स जो बने इसके एग्जांपल्स कैसे हो जाएंगे? ये बीच में जीरो, इधर 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और इधर -1 -2 -3 डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट। तो ये पूरा अगर इसको एक नंबर लाइन पे हम शो कर देते हैं, इस पूरे को अगर एक हम नंबर लाइन पे शो कर देते हैं तो ये क्या बनेगा? 0 2 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। और इधर भी अगर इसको शो करेंगे तो ये पूरा नंबर लाइन बन गया। क्या बन गया? इसको हम कहेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन में मिड में 0 हो गया, इधर क्या हो गए? सारे पॉजिटिव नंबर्स हो गए, दूसरी तरफ क्या हो गए? सारे निगेटिव नंबर्स हो गए, और मिड में हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये नंबर लाइन हो गया। अब इन तीन नंबर, यही तीन बेसिक नंबर्स आपको क्लास 1 2 3 4 5 तक आते थे। अब 5 के बाद 6 7 8 में जो था, 6 7 8 में आपने दो और नए नंबर्स पढ़े। एक पढ़ा आपने रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये 5 क्लास तक पढ़े थे। 6 7 8 में आपने पढ़ा चौथा नंबर रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम क्या कर सकते हैं? दोज नंबर विच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P by Q। ऐसे नंबर जिनको हम किनके फॉर्म में लिख सकते हैं? P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको क्या कहा गया? रेशनल नंबर कहा गया। वेयर Q is not is equal to 0 and P and Q is integer। P और Q क्या थे? इंटीजर थे। P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। बट Q क्या नहीं होना चाहिए? Q 0 के बराबर ना। यानी कि हमारा सपोज कर लीजिए 0 अपान -1, 0 अपान +3 या 0 अपान 1000 लिखा है, तो ये 100 है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपके कौन से नंबर हो जाएंगे? रेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। ऐसे ही Q नीचे जो है Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और P इज इक्वल टू 0 है, और 0 भी क्या है? एक इंटीजर है। अभी ऊपर वाले सेट में हमने देखा था। तो ये एग्जांपल्स थोड़े से हमने लिए इसके। अब जैसे इसी को फ्रैक्शनल नंबर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर कहा जाता है। फ्रैक्शनल नंबर भी क्या होते हैं? ऐसे ही होते हैं। अब ये जो नंबर है इसको सपोज दैट ऐसे P by Q के फॉर्म वाले नंबर 1/2 3/4
7 14 अपान 59 ये, या माइनस में -4 अपान 7 -5 अपान 17। इस तरह ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर में काउंट होंगे। इस तरह के जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसको किसके फॉर्म में शो कर रहे हैं, p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक नंबर आता है जिसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अच्छा, ये इरेशनल नंबर क्या होता है कि all those number which is all those numbers which is not represent in the form of किसके फॉर्म ऑफ p/q, जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, हमारे इर्रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल में हमारा क्या हो जाएगा, पाई, √3, √2, पाई, etc। ये सारे नंबर हम, अच्छा कई बार आता है कि पाई = 22/7 इसकी वैल्यू होती है, बट ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। और पाई एक्चुअल में कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, जिसको p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। बताइए, ये क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, तो ये जो है ये p/r पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, बट इसको 22/7 जब हम लिखते हैं तो ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है और ये इरेशनल नंबर। तो ये 5 तरह के नंबर हम अप्रॉक्सीमेटली क्लास 8 तक पढ़ लेते हैं। कहां तक, क्लास 8 तक। अच्छा, इसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर जो होता है सेट ऑफ all rational and irrational number। ऐसा नंबर जिसमें सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर आते हो, उनको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। रियल नंबर क्या है, सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इट मीन्स दैट इसमें अब ये जितने सारे नंबर हैं वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, रियल नंबर में आ जाएंगे, यानी रेशनल इरेशनल सारे नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर में ये सारे इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स अपने आप आ जाते हैं। जैसे रेशनल नंबर में सपोज कर लीजिए आपने 1/1 लिख दिया, तो ये 1/1 किसकी वैल्यू हो गई, 1 की वैल्यू हो गई। अगर -1/1 लिख दिए आप तो ये किसकी वैल्यू हो गई, -1 की वैल्यू हो गई। अगर आपने 2/1 लिख दिया +2/1 तो ये क्या हो गया, 2 बन गया। आपने क्या किया, 0/1 लिख दिया तो ये क्या बन गया, 0 बन गया। यानी इट मींस दैट रेशनल नंबर में सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर ये सब कंटेन हो जाते हैं। और अगर हम रियल नंबर का यहाँ पे एग्जाम डिफिनेशन लिख रहे हैं जिसमें हमने लिखा सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इट मींस दैट इसमें सारे रेशनल नंबर, एक ऐसा सेट जिसमें सारे रेशनल नंबर और सारे ऑल इरेशनल नंबर्स आ गए। तो इस सेट में क्या हुआ एक्चुअल में, अगर इस सेट को थोड़ा बड़ा सा बनाए तो कुछ ऐसा बना, यहाँ पे नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद रियल नंबर, सॉरी उसके बाद आपका इंटीजर, और इंटीजर के बाद क्या बना, इंटीजर के बाद बना रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के बाद एक साइड में आप यहाँ पे इरेशनल नंबर लिख सकते, इरेशनल नंबर। और ये जो बड़ा वाला सर्कल है, सेट है, ये किसका है, रियल नंबर का सेट है। तो इसको आप डायग्राम से ऐसे समझ सकते हैं, सारे होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कंटेन होते हैं। सारे इंटीजर्स में नेचुरल और होल नंबर दोनों कंटेन होते हैं।
अगर कहीं पे रेशनल नंबर कहा जा रहा है तो उस रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर कंटेन होंगे। और अगर कहीं पे ऐसा कहा जा रहा है कि रियल नंबर है तो रियल नंबर में सारे के सारे ये पांचों नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब कंटेन, सब होंगे उसके अंदर। सारे के सारे नंबर किसके अंदर आएंगे? रियल नंबर के अंदर आएंगे। अब क्लास जो स्टार्ट होती है, चैप्टर जो स्टार्ट होता है, चैप्टर स्टार्ट होता है तो पहला एक थ्योरम आता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम क्या है? सबसे प्राइमरी थ्योरम क्या है? तो पहला प्राइमरी थ्योरम यही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अगर कोई नंबर दिया गया, कंपोजिट नंबर दिया गया है, तो वो प्राइम नंबर्स के फैक्टर में क्या हो सकता है? एक्सप्रेस हो सकता है। हम उसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यही हमारा क्या है? फंडामेंटल थ्योरम है, जो यहाँ पे इस चैप्टर में स्टार्टिंग में सबसे पहला पॉइंट है। और इसी से प्राइम फैक्टराइजेशन का बर्थ होता है, यहीं से प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट होता है। और हम क्या करते हैं? कहते हैं कि प्राइम फैक्टर जो है वो क्या है कि प्राइम नंबर्स के फॉर्म में किसी नंबर को हम ब्रेक डाउन कर ले, तोड़ ले, उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। और यहाँ से क्या जन्म लेता है? प्राइम फैक्टर। और हम एक दो प्राइम फैक्टर के क्वेश्चंस लगाएंगे और उसके बाद सीबीएसई बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ही हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक पैटर्न पता रहे कि किस तरह से आप सब लोग अपने बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चंस को करेंगे और बोर्ड किस तरह के क्वेश्चंस को बार बार पूछ रहा है। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस 249 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सबसे पहले हम 249 को यहाँ पे लिखेंगे और इसको प्राइम फैक्टर करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे। तो 2 से अगर देखें तो यहाँ पे लास्ट में क्या है? 9 है। तो 2 से 9 डिविजिबल नहीं है, वंस के प्लेस वाला। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 3। 3 के डिविजिबिलिटी के लिए रूल क्या होता है? 9 + 2 11 + 4 15, 15 is divisible by 3, therefore this number is divisible by 3। डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड लास्टली यहाँ पे आ गया 3। तो 143 आया। और ये डिविजिबल होगा 11 से। 11 1 जा 11 और यहाँ पे आ जाएगा 33, ये 13 टाइम्स। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 से डिवाइड होगा और ये हो जाएगा 1। अब इस 429 को हम लिख सकते हैं 3 × 11 × 13 और ये इसका क्या हो जाएगा? ये नंबर्स इसके प्राइम फैक्टर कहे जाएंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 429 क्या क्या होंगे? तो नंबर हो जाएंगे 3, 11 एंड 13। थैंक यू। A few moments later. बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स का, और इस चैप्टर से जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड होता है। तो एचसीएफ एलसीएम से बच्चों को बहुत इजी लगता है कि हम बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन एक हम लोग यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का डिफाइन करेंगे कि फाइंड यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन find the HCF and LCM of given number and verify this। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, जैसे पहला एक नंबर दे दिया गया है, एक नंबर है वो क्या है 36 और दूसरा नंबर हमको दे दिया गया 84। 36 और 84 का हमको क्या निकालना है?
HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में। 36 को लिए 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 18, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 से अगेन डिवाइड करेंगे 1। सिमिलरली 84 को ले लेंगे, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2। फिर ये 2 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1। अब 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल होगा, यहाँ आ जाएगा 7, फिर 7 से डिविजिबल हो जाएगा, आ जाएगा वैल्यू 1। अब इसको कैसे लिखेंगे, HCF फाइंड करने के लिए 36 2 into 2 into 3 into 3, अगेन नीचे 84, वैल्यू क्या हो जाएगी 2 into 2 into 3 into 7। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, बट ये 7 कॉमन नहीं है, तो HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 2 into 2 into 3, 4 3 जा 12, इसमें HCF क्या आ गया 12। और LCM जब इसका फाइंड करेंगे, LCM, तो LCM फाइंड करते समय कॉमन को 1 टाइम लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उनको 2 into 2 into 3 1 टाइम हमने लिख लिया, और जो कॉमन नहीं है यानी 3 और 7 इनको लिख देंगे अगले वाले का। ठीक, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, क्लियर, और यहाँ पे है 7, तो यहाँ पे 4 7 जा 4 7 जा 28, और 3 3 जा 9, 28 into 9 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 7 जा 9, 8 जा 72, कैरी 7, और 9 2 जा 18, 18 एंड 7 25। तो यहाँ पे LCM कितना हो गया 252। अच्छा, वेरिफिकेशन करते समय क्या करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ दिस, तो वेरिफिकेशन में क्या होता है, एक रूल होता है, रूल नंबर 1, इसको आप रूल नंबर 1 समझिए। रूल नंबर 1 क्या कहता है, HCF into LCM, HCF into LCM is equal to product of first number into and product of first number and second number, यानी इसमें पहले नंबर और दूसरे नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके बराबर होगा, HCF into LCM के इक्वल होगा। अब हम HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो HCF का 12 into 252, और यहाँ पे 36 into 84, वैल्यूज क्या आ जाएंगी, मल्टीप्लाई करिए, आपको मल्टीप्लाई करके बताइए, 12 into 52 is equal to 36 into 84, वैल्यूज क्या होंगी, 12 into 252 is equal to 36 into 80। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज हमारी आ गई 3024, 3024, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से LHS बराबर हो गया RHS के। इट मींस दैट ये वेरीफाई हो गया कि LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन निकाला और वेरिफिकेशन किया। ये टाइप फर्स्ट, इसको आप लिख लीजिएगा, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बोर्ड में पूछे जाते हैं, उनमें से ये क्या है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का LCM से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी टफ क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, बच्चों को लग रहा होगा कि देखने में बहुत बड़ा है, कैसे लगाएंगे, क्या होगा, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझते हैं। रवि एंड शिखा drive around a circular sport field. Ravi takes 16 meters to take a round, while Shikha complete the round in 20 minutes. एक सर्कुलर फील्ड है। सर्कुलर फील्ड में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जिस पॉइंट से आप चलेंगे कुछ टाइम के बाद फिर से उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है S। इस स्टार्टिंग पॉइंट से शिखा और कौन, रवि, दोनों चलना शुरू करते हैं। रवि को हम ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, ये एक राउंड लिया, तो इसने एक राउंड में लगाया 16 मिनट, और शिखा ने जब एक राउंड लिया
तो शिखा ने एक राउंड लगाने में लिए 20 मिनट। कितने मिनट लिए? 20 मिनट। क्लियर? ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि रवि ने कितना लिया? 16 मिनट। शिखा ने कितना लिया? 20 मिनट। अब होगा क्या एक्चुअल में, पहले ही राउंड में ये 4 मिनट आगे, अभी ये 16 मिनट में जब राउंड कंप्लीट कर रहा था तो शिखा 16 मिनट में कहीं पीछे रही होगी और 4 मिनट बाद यहाँ पहुंचेगी। तो सेकंड राउंड जब लेंगे, जब ये सेकंड राउंड ले रहे होंगे तो हो सकता है ये कितने मिनट पीछे हो जाएगी? 8 मिनट। फिर अगले राउंड में कितना हो जाएगी? अगले राउंड में 12 मिनट। अगले राउंड में फिर कितना हो जाएगी? 16 मिनट। तो ऐसे ही शिखा क्या होती जाएगी? पीछे होती जाएगी और दोनों कब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे इसके बारे में कह रहा है फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम क्या लेंगे कि रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ मिनट, रिक्वायर द नंबर ऑफ मिनट इज इक्वल टू, कब वो फिर से मिलेंगे इसके लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स के लिए हमको क्या निकालना होगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 16 एंड 20। इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, 16 का फैक्टर कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 20 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 का कॉमन मल्टीपल्स क्या आ जाएंगे? 2 into 2 into 5। हाँ, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसमें देखिए कॉमन कितने हो गए? 2। तो एलसीएम जो इसका फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2। अब यहाँ क्या होगा? वैल्यू कितनी है? आगे वाली 2 इंटू 2 इंटू 5। अब ये टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 5 इज इक्वल टू 80 मिनट। कितने मिनट? 80 मिनट। यानी ऐसे भी देखें तो 4 राउंड में ये क्या हो जाएगा? आगे पहुंच जाएगा। देखते हैं एक बार हम इसको ड्राइव, ये आंसर हो गया आपका। 80 मिनट के बाद दोनों क्या होंगे? स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाएंगे। ऐसे एक डायग्राम बनाते हैं। पहला वाला राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड स्टार्टिंग पॉइंट पे रवि 16 मिनट में पहुंचा और क्या हो गया कि फर्स्ट राउंड है ये, पहले राउंड में, और अभी शिखा कहाँ पे है? शिखा रवि से पीछे ही है। इसका 16 मिनट यहाँ पे है, ये 4 मिनट पीछे हो गई पहले राउंड में। अब दूसरा राउंड रवि जब ले रहा है, सेकेंड राउंड, तो रवि जब यहाँ पहुंचा तो ये 16 मिनट दिया। अब रवि ने 32 मिनट में अपना दूसरा राउंड पूरा किया, लेकिन शिखा कब पहुंचेगी? जब वो 40 मिनट हो जाएगा, यानी शिखा अब 8 मिनट पीछे हो गई। शिखा कितने मिनट पीछे हो गई? 8 मिनट पीछे हो गई। तीसरा राउंड हुआ, थर्ड राउंड। थर्ड राउंड जब हुआ, तो थर्ड राउंड में रवि 48 मिनट में यहाँ पहुंचा। अब शिखा कहाँ है? अभी शिखा यहाँ पे है। शिखा यहाँ पे 12 मिनट पीछे हो गई। फोर्थ राउंड हुआ, फोर्थ राउंड में रवि ने फोर्थ राउंड भी कंप्लीट किया। फोर्थ राउंड में अब क्या हुआ कि ये कहाँ पहुंच गया? फोर्थ राउंड में फिर से पहुंचा। कितना हुआ? 64। अब शिखा कितने मिनट पीछे हो गई? 16 मिनट पीछे हो गई है। लेकिन रवि अब क्या करेगा? आगे निकल जाएगा और रवि जब 5वां राउंड लेके स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे 5वें राउंड में 80 मिनट पे, तो शिखा भी क्या कर लेगी? अपना चौथा राउंड कंप्लीट कर लेगी। शिखा अपना चौथा राउंड कंप्लीट करेगी तो 20 इंटू 4 इज इक्वल टू 80, और यहाँ 5 इंटू 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80। तो दोनों 20 इंटू 4 इज इक्वल टू 60 और 5 इंटू 16 इज इक्वल टू 80। तो दोनों 80 मिनट के आफ्टर हाउ मच टाइम पूछा है? हाउ मच टाइम आफ्टर हाउ मच टाइम। अगर स्टार्टिंग पॉइंट में 0 रहा हो, यहाँ पे टाइम 0 रहा हो, तो यहाँ टाइम 16, फिर ऐसे 16 मिनट, फिर उसके बाद 32, फिर 48, फिर 64 और फिर 80 मिनट के बाद दोनों क्या होंगे? फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन दिया हो टाइप 2, ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हैं जो सीबीएसई बोर्ड में इस चैप्टर से आते हैं। तो टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या है? ऐसे आपको थियोरेटिकली प्रूफ करना है, मैथमेटिकली सॉल्व भी करना है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है। सो दैट
12 to the power n can express end with the digit 0 or 5 for any natural number n, यानी 12 पे 12 पे पावर क्या है n है, और जो ये n 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कुछ भी, 17, 18, 12 एंड इनफाइनाइट के बीच में कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर। अब इतने बड़े नंबर्स को हम दिखा तो पाएंगे नहीं कि सर देखिए 12 पे पावर 1 था तो ये 12 आ गया, 12 पे पावर सर 2 था, 12 पे पावर 2 था तो 144 आ गया, कितना मल्टीप्लाई करें, ठीक है। बट हम इसको शो करने के लिए थ्योरम्स टाइप से इस क्वेश्चन को शो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लेट 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 4, कैसे लिख सकते हैं? बाई प्राइम फैक्टर, बाई प्राइम, हाँ 12 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टर हो गए। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो 12 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब गिवन में हमको क्या दिया था? गिवन में दिया था 12 टू दी पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर n। अच्छा, अगर हम ब्रैकेट्स को ओपन कर दे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 टू दी पावर 2n इंटू 3 टू दी पावर n। अब जो भी नंबर्स आएंगे वो या तो क्या होंगे? 2 के पावर में होंगे, या तो क्या होंगे? 3 टू दी पावर n के टर्म्स में होंगे। अब दूसरा कोई नंबर नहीं आ सकता है, यानी इसके जो फैक्टर है प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज 2 टू दी पावर 2n एंड 3 टू दी पावर n के फॉर्म में। अच्छा, जब ये फैक्टर है तो एक चीज क्लियर है। क्या क्लियर है? क्लियर ये है कि 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 12 टू दी पावर n, यानी 5 फैक्टर नहीं है तो 5 कभी भी लास्ट डिजिट में आ नहीं सकता, क्योंकि 5 तो इसका फैक्टर ही नहीं। दूसरी चीज, कहां प्लस? 3 जोड़े के बाद 5 आएगा, 3 2 जोड़े के नहीं 5 आएगा। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा डिजिट 0 और 5, लास्ट डिजिट 0 और 5 नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया। क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दिए, यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये 3 2 जोड़ने के नहीं है। अब ये 5 का डिस्कशन हो रहा था कि एंड डिजिट जो है वो 5 नहीं होगी, तो जब 5 फैक्टर होता तो 5 का स्क्वायर करते हैं अगर तो 25 आ जाता, लास्ट डिजिट क्या आ जाती? 5 आ जाती। 5 पे पावर 1 होता तो भी 5 आ जाता। अगर 5 पे पावर 3 होता तो वैल्यू 125 होती, लास्ट डिजिट 5 आती। अब लास्ट डिजिट 5 है ही नहीं तो 5 फैक्टर नहीं है तो नहीं आएगा। अच्छा, 5 अगर देखिए 3 इंटू 5 रहता तो भी 15 आता, 7 इंटू 4 इंटू 5 होता तो क्या हो जाता? 20, तो क्या आ जाता? 0 आ जाता। तो हमको 0 और 5 ही देखना था कि किसी भी नंबर्स के साथ कोई भी इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो। इवन नंबर रहेगा तो 0 आएगा 5 का मल्टीपल होके, ऑड नंबर रहेगा तो 5 आ जाएगा। और क्वेश्चन यही कह रहा है कि एंड विथ क्या होना चाहिए? 0 एंड 5, तो 0 और 5 से ये एंड ही नहीं हो रहा है। 5 इज द नॉट फैक्टर ऑफ दिस, देयरफॉर 12 टू द पावर n इज never end with 0 and 5। ये कभी भी 0 और 5 से end नहीं होगा। ये इसका आंसर है क्वेश्चन। थैंक यू। टाइप 2 में एक दूसरा क्वेश्चन है, so that any number of the form of 4 to the power n where n is natural number, n is the एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको पढ़ा जाएगा n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी n की जो वैल्यू है 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक हो सकती है। कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। अब अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है, सपोज दैट 120 है, ठीक है, या 40 है, या कोई नंबर है 180, ये सारे नंबर किससे एंड हो रहे हैं? 0 से। लास्ट में क्या है? 0। अच्छा, इनका अगर फैक्टर देखें तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 10 आएगा, यहाँ पे फैक्टर 4 इंटू 10 आएगा, यहाँ फैक्टर
18 इंटू 10 हो जाएगा। एक नॉर्मल फैक्टर हम ले रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं ले रहे हैं, हमने नॉर्मल फैक्टर लिया। अच्छा 10 आते ही हमको एक चीज पता चल रही है, इसमें 5 इंटू 2 होना चाहिए, इसमें भी क्या होना चाहिए 5 इंटू 2, और यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 5 इंटू 2। अगर लास्ट डिजिट कोई भी नंबर हो 7 8 4 3 7 2 0 0 2 0, अगर लास्ट में 0 आपको ले आना है, अगर लास्ट में 0 आएगा तो मिनिमम वन टाइम 5 और 2 उसके फैक्टर्स में क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए, तभी ये लास्ट में एंड किससे होगा, 0 से एंड होगा। लास्ट में एंड किससे होगा, 0 से। अगर मिनिमम वन टाइम 5 और 2 उसमें नहीं आए, अगर 5 और 2 दोनों आना चाहिए, ये नहीं कि सर 2 आ रहा है तो हो जाएगा, सर 5 आ रहा है तो हो जाएगा, दोनों मिनिमम एक बार आना चाहिए, एक बार 5 आए और एक बार 2 आए, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन वहां होना चाहिए, तभी कोई डिजिट किससे एंड होती है, 0 से एंड होगी। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे लगाएंगे। लिखेंगे लेट 4 टू द पावर n इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 टू द पावर n। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 टू द पावर 2 स्क्वायर टू द पावर n इज इक्वल टू 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2n। अब यहां पे क्या नहीं दिख रहा है, 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n and therefore and 5 is not factor of the 4 to the power n, therefore 4 to the power n never end, 4 to the power n can never end with the digit 0। अब देखिए ये सॉल्यूशन है आपका, और इतना मैंने एक्सप्लेन किया कि 5 टू दी पावर 2 क्यों होना चाहिए, क्यों आना चाहिए, 5 इंटू 2 क्यों होना चाहिए। अब यहाँ अगर एक बार भी 5 आ जाता, एक बार भी क्या आ जाता, 5 आ जाता, तो ये किससे एंड हो जाता, 2 से एंड हो जाता। क्लियर एवरीवन, नोट डाउन।